नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि 12 जून 2022 शिफ्ट नंबर 2 का पूरा सेट है। यह क्लास आपके आने वाले रेलवे परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह दमदार क्लास और देखते हैं किन किन सवालों ने उस साल परीक्षा में चुनौती दी थी। पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 गुने से दूसरी संख्या q के 2/3 गुने को घटाता है और अंतर के रूप में उसे 5/8 प्राप्त होता है। तो पहले जैसे बोला गया वैसे ही हम लिख लेते हैं। p के 3/4 3/4 p लिख लेते हैं और 2/3 q, इन दोनों को आपस में घटाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? 5/8। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 तिये 12 है ना, इसका एलसीएम आ गया 12, 3 तिये 9p माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, q इज इक्वल टू 5/8। अब नीचे 8 है नीचे 12 है, तो इसको एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 से काटे तो 3 से ये निकल गया और 4 दूनी 8 ये हो गया। तो अब यहाँ पे बचा 9p माइनस 8q इज इक्वल टू 5 3 15/2। अब आगे क्या बोला जा रहा है? रामकृष्ण को उत्तर के रूप में कितना प्राप्त करना चाहिए यदि वह p के 9 गुने तो p का 9 गुना है से q के 8 गुने को घटाता है। तो जो हमने निकाला वही यहां पर में पूछा जा रहा है। तो 9p माइनस 8q बराबर क्या आया? 15/2। आगे कुछ करना ही नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाता है। यानी कि ये 3400 रुपया जो है ये क्या है? ये मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए 12% को किस तरीके से लिखते हैं? फ्रैक्शन में 4 तिये 12 और 25 चौके 100। अब ये हो गया हमारा मूलधन और ये क्या है? ये ब्याज है। अब ये साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो एक साल में कितना लग रहा है ब्याज? 3। तो 3 साल में, यहाँ 3 वर्ष की बात हो रही, तो 3 तिये 9। मूलधन हमारा है 25 और ब्याज हमारा निकल के आ गया 9। तो 25 5 30 4 34 और ये 34 क्या है? ये हमारा मिश्रधन है। और मिश्रधन बराबर क्या दिया हुआ है? हमारे अनुसार निकला है 34, बट प्रश्न के अनुसार कितना है? 3400। तो 34 से 34 निकल गया, तो 1 बराबर क्या हो गया? 100। अब 1 बराबर 100 आ गया, तो हमें पूछा जा रहा है मूलधन। मूलधन कितना था हमारा? जब फ्रैक्शन में आप इसे, ये जो आपका परसेंटेज वाला जो दर है, इसे जब आप फ्रैक्शन में करते हैं तो ऊपर का जो होता है वो इंटरेस्ट होता है और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है मूलधन। तो 25 मूलधन है, 1 बराबर 100, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? इसको 25 से गुना कर दीजिए। 25 से कम 25 0, 2500 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि मूलधन क्या होगा? 2500 हो जाएगा। अदरवाइज आप बेसिक से भी जा सकते हैं। SI इज इक्वल टू वट? P इंटू R इंटू T/100। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन की पूर्णता पर देय राशि इतना रुपए थी। ठीक है, यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन इतने रुपए अधिक होता। मूल दर पर निवेश किए गए मूलधन पर कितना ब्याज दिया गया था? तो देखिए यहाँ पे 2% अधिक है, तो 2% ही क्या है? मिश्रधन इतना रुपए अधिक है, यानी कि 26.50। जो यहाँ बढ़ रहा है वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यानी कि 1 बराबर आ गया 13.25 के।
1 बराबर आ गया 13.25 के। अब यहां से हम क्या करते हैं, 100 इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13.25, ये नीचे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ डेसिमल हटाया तो ये नीचे आया 100, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 100 बराबर क्या आ गया, 1325। अब ये जो 1325 है ये क्या है, ये हमारा निकल के आया है प्रिंसिपल, और हमारा अमाउंट जो है वो कितना दे रखा है, 1484, और ये हमारा अमाउंट है। हमें निकालना क्या है, मूल दर पर निवेश किए गए मूलधन पर कितना ब्याज दिया गया था। तो मिश्रधन में से मूलधन निकालेंगे तो ब्याज नहीं निकल के आ जाएगा, तो इस दोनों एक दूसरे से घटा दीजिए। 1484 में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना है, 14 में से 9 5 14 हो जाएगा, 7 में से 5 2 7, 4 में से 3 गया, 159 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ब्याज के रूप में उसे कितना मिलेगा, 159 रुपीज। तो देखिए मेन चीज यही पे था, ये जो यहाँ पे यदि ब्याज 2% अधिक होती तो मिश्रधन इतना अधिक होता, तो यही 2 बराबर क्या दिया हुआ है, 26.50। यहाँ से हमने 1 का वैल्यू निकाला, और इसको 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो यहाँ से हमें मूलधन मिल गया। अब मूलधन जैसे ही निकला तो हमने क्या निकाला, मिश्रधन में से मूलधन को घटा करके ब्याज निकाल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ए 75% कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जबकि बी उसी कार्य का 50% 18 दिन में करता है। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में होगा। अब देखिए 75% जो है ये कार्य करता है कितना दिन में, 30 दिन में। 100% अगर काम कराना होगा इसको तो ये कितना दिन में करेगा, 30/75 गुने 100, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 10 40। यानी कि ए अगर 100% वर्क करेगा, जैसे कोई काम है 100% है, ए अगर कर रहा है इसको तो कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य का 50%, तो बी 50% काम कर रहा है 18 दिन में। अगर इसको 100% कराना होगा तो 50 दूनी 100, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। यानी कि 100% काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। अब दोनों का क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 36 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 9 10, 9 चौक 36, यानी कि इसका हो जाएगा 360 टोटल वर्क निकल के आएगा। 4 9 चौक 36, 36 से कम 36, यानी कि इसकी जो ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 9, और बी की जो एफिशिएंसी होगी 10। पूछा क्या जा रहा है, यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा। टोटल वर्क जो है ये दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट होगा 360 वर्क जो कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है 19 दिन में। कितने दिन में, 19 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये टोटल वर्क है, ध्यान दीजिएगा। अब एक दिन में कितना काम खत्म होगा, तो 360/19 बराबर एक दिन। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कार्य का कितना भाग, तो कार्य का 360/19 भाग एक दिन में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यिका निकालना है। तो कुछ नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। 2 है, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 ही नंबर लिखना है तो 2 हो गया। उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, और अगला जो नंबर होगा वही क्या होगा, मीडियन होगा। अगला क्या है, 8 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। क्लियर। तो ये साधारण सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल ने एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे इतना रुपए का ब्याज मिलता है तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया था। तो साधारण सा प्रश्न,
60% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 तिये 6, 2 पंचे 10। अब ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, और कितना टाइम कितना है, 2 वर्ष का टाइम है, तो ये 5 है और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 5 है, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का है ना और वार्षिक लग रहा है, तो 5 से 8, 5 में 8 कहाँ से आया, 5 में ये क्या है आपका पी है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट हमने जोड़ा तो ये हमें मिला अमाउंट, और ये हमारा तो पी ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8 × 64। पूछा क्या जा रहा है, यदि 2 वर्ष के अंत में उसे इतना रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो प्रारंभ में निवेश यानी कि 25 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया, 9 5 14, और 5 में से 2 गया, 3 2 5, यानी कि 39 का जो वैल्यू दे रखा है 11700 दे रखा है। अब देखिए 13 से 13 तिया 39, 13 9 17, हाँ 117, और 3 तिया 9, यानी कि 1 का वैल्यू आ गया 300 के बराबर में। 1 का वैल्यू आ गया 300 के बराबर में। अब पूछा क्या जा रहा है, हमारा मूलधन क्या होगा, यानी कि प्रारंभ में उसने कितना निवेश किया था। तो 1 का वैल्यू 300, तो 25 का वैल्यू गुना हो जाएगा 300 से, 25 तिया 7500, यानी कि उसका मूलधन क्या रहा होगा, 7500 रुपये रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर एक शंकु बना हुआ है, सुंदर सा शंकु, और इस शंकु की ये हाइट हो जाएगी और ये इसका रेडियस हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो ये तिर्यक ऊंचाई ये हो गई, ठीक है ना, ये वाली, तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। और इसका आधार का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 144। आधार का क्षेत्रफल होता क्या है बेसिकली, पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है 144 पाई के। पाई से पाई खत्म, आर बराबर क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से आ गया 12। अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो ये 13 है, 12 है, तो ये क्या होगा 5। कुछ नहीं है, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दिया, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, 5। अब ये 5 हो गया, तो हाइट हमें मिल गया 5। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हमें क्या मिला है 5। क्लियर, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 8 पंचे 40, 4 5 चौका 20, 4 24, 240, क्योंकि पाई में ही आंसर निकालना है, तो 240 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, वो सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छड़ी एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ दिया गया, जिसकी लंबाई का रेशियो जो है 7:11 है ना। यदि छोटे भाग की लंबाई, तो देख रहे हैं 7 का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 77, यानी कि कितना गुना है 11 गुना है। तो संपूर्ण छड़ की लंबाई, संपूर्ण अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18। तो 7 का 77 दिया हुआ है, तो 11 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 8 88, 8 देखिए लास्ट में किसका है, ऑप्शन बी में। बस यहां से ही टिक करके आगे बढ़ सकते हैं आप। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 18 एकम 18, 1 18 एकम 18 1 19। अब ये निकला है सेंटीमीटर में, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो हमें क्या निकलेगा 1.98, ये आंसर निकलेगा मीटर में। तो ये यूनिट को भी थोड़ा सा अच्छे से देखना है, यूनिट है किस में, पूछा किस में जा रहा है। बेसिकली आपका आंसर यहीं पे निकल के आ गया था, 8 एकम 8 यूनिट डिजिट पे आपने 8 देखा, टिक मार के आगे बढ़ गए। एक व्यक्ति 3 मिनट में इतना मीटर चलता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी है हमारा 825, अब बट्टे समय क्या है, समय है 3 मिनट। इसको हम क्या करते हैं 60 से गुना करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6, ये हो जाएगा 10, इसको हटा दीजिए,
5 एकम 5, 3 5 36 50 25, यानी कि 16.5, क्योंकि एक 0 है ना नीचे में, तो यहाँ एक अंक से पहले डेसिमल आ जाएगा। 16.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और मेंस्ट्रुएशन का बेहतरीन प्रश्न। व्यास 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर के एक ठोस धातु के शंकु को पिघलाया जाता है। अब ये एक शंकु है, इसका जो व्यास है, देखिए ये रेडियस हो गया और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, व्यास। व्यास 36 है तो रेडियस कितना होगा, 18। ऊंचाई कितना है, 12 है, ठीक है। शंकु को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बराबर ठोस गोले बनाए जाते हैं। अब ये इसका जो एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बराबर ठोस गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने गोले बनेंगे, देखिए। अब इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है ऑब्वियस सी है, जो ये ज़्यादा होगा, और ये जो गोला बनेगा ये छोटा छोटा गोला बनेगा। तो देख लेते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 18 गुने 18 इंटू एच। हमें गोले की संख्या बताना है, गोले की संख्या मान लीजिए n। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की है तो 3 गुने 3 गुने 3। अब ये 3 से ये 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, ये खत्म। 3 चौके 12 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो n की संख्या जो आ गई, n की जो संख्या आ गई, कितना आ गई, 18 गुने 2, यानी कि 18 दूनी 36। तो टोटल इस शंकु को जो पिघला करके गोला बनेगा वो कितना बनेगा, 36 गोला बनेगा, ठीक है ना। 36 ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि 36 गोले इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल जो है समचतुर्भुज जिसके विकर्ण इतना और इतना है के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है ए स्क्वायर होता है 1/2 d1 जो है वो कितना दे रखा है, d1 दे रखा है 8 और d2 दे रखा है 16। 2 चौके 8, 16 चौका 64। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। अब बोला जा रहा है एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, ए हमें निकल के आ गया 8, तो 4 गुने 8, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ये समचतुर्भुज है, सारे साइड क्या है आपस में बराबर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वर्ग है, इसी वर्ग का परिमाप क्या क्या निकला है, 32 निकला है। अगला प्रश्न देखते हैं, करिश्मा पिछले 3 वर्षों से हर वर्ष एक वस्तु की खरीद पर इतने रुपए खर्च कर रही है। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई के मूल्य में साल दर साल उतार चढ़ाव आया है, जिसमें पहले वर्ष में प्रति इकाई का मूल्य 9 रुपए है, दूसरे वर्ष में 24 रुपए और तीसरे वर्ष में 14.40 रुपए है। 3 वर्षों में करिश्मा ने इस वस्तु के लिए प्रति इकाई औसत मूल्य कितना भुगतान किया। तो देखिए इस प्रश्न को हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तो ट्रिक है, बिल्कुल आसान सा ट्रिक। इस तरह का कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उस ट्रिक पे आप लगाइएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। एक तो है कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर में क्या है ना, करिश्मा पिछले 3 वर्षों से हर वर्ष एक वस्तु की खरीद पर इतना खर्च कर रही है, तो एक साल में इतना खर्च कर रही है। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई मूल्य में साल दर साल उतार चढ़ाव होता है, जिसमें पहले वर्ष प्रति इकाई का मूल्य इतना है। तो प्रति इकाई का मूल्य 9 रुपया है, तो टोटल कितना यूनिट होगा, तो पहले वर्ष का जो यूनिट की संख्या होगी, मतलब टोटल यूनिट होगी, वो कितनी होगी, फर्स्ट ईयर में 5400/9, यानी कि टोटल यूनिट हो जाएगा 9×54 600। सेकेंड ईयर में बात करें, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर का 54, हर साल 5400 है ना, सेकेंड ईयर में ये 54, तो
5400 में 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 दूना 48, 4 2 6 60 आ जाएगा। 24 दूना 48, 24 दिया 72 हो जाएगा, तो 60 से ज़्यादा होगा, तो 24 दूना 48, 48 और 12 60, 24 पंचे 120, यानी कि हो जाएगा 225। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में 5400 अपॉन क्या है 14.40, यहाँ से डबल जीरो ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। अब 144 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नौ से निकल जाएगा, 9 एकम 9, न 6 एक 54, और ये हो जाएगा न 6 एक 54, 1 2 3 जीरो। अब तो 16 से आराम से भाग दे सकते हैं, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 3 48, 12 16 16 सते 72 से 112, और 8 16 पंचे 80, यानी कि थर्ड ईयर में इतना यूनिट हो गया, सेकेंड ईयर में इतना, और फर्स्ट ईयर में इतना यूनिट हो गया। टोटल यूनिट की संख्या अगर देखें तो कितना हो जाता है, 5 5 10, और ये हो जाएगा 7 2 9, 9 1 10, ये हो जाएगा 0, 6 2 8, 8 3 11 1 12। टोटल यूनिट की संख्या हो गई 1200। अब एवरेज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 वर्षों में करिश्मा ने इस वस्तु के लिए प्रति इकाई औसत मूल्य कितना भुगतान किया। तो देखिए हर साल 5400 हो रहा है, हर साल 5400 रुपये खर्च किया जा रहा है, 3 साल में कितना होगा 5400 गुने 3, अब बटे क्या हो जाएगा 1200 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एवरेज मिल जाएगा, है ना। 3 वर्षों में करिश्मा ने इस वस्तु के लिए प्रति इकाई एवरेज कितना भुगतान किया। तो यहाँ 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, और ये 1 हो जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, और 0 0 खत्म, और 3 चौके 12, 4 एकम 4 हो गया, 4 तिये 12, और 2 0, 4 पंचे 20, यानी कि 13.5 जो होगा एवरेज क्या होगा, उसका मूल्य होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट पे आधारित। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए एक हार्मोनिक मीन इसका निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, हम लिख देते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का क्या होता है ना, एवरेज प्राइस जब निकालना होता है तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल का, तो 3 ऊपर में रखेंगे, और हर एक साल में प्रति यूनिट जो यहाँ पे मूल्य है उसे फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। 1/9, 1/24 प्लस 1/14.40, यहाँ से इसको हटाइएगा तो 0 0 0 खत्म, तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा 144। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 3 तो ऊपर में है ही, उसको अभी छोड़ के चलते हैं। 144 से इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, 9 16 144, तो यह हो जाएगा 16 24 24 24 24 छक्के, यानी कि ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 144 से 44 खत्म, ये हो जाएगा 10। सबको जोड़िएगा तो 16 10 26, 26 4 30, और 30 और 2 32, यानी कि ये हो जाएगा 32/144। अब ऊपर में क्या था 3/32/144, 144 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 144 गुने 3/32 से काट लीजिए, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 6 8 8 64, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और बटे 4, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 एकम 4, 1 4 तिये 12, और 14 में से 12 गया 2, 2 पे 0 आएगा, 2 0 20, 4 पंचे 20।
तो यहाँ से ये डायरेक्ट अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 13.5। तो ये हार्मोनिक मीन नाम का एक क्या है, ट्रिक है। तो वो हमारा निकला था आंसर कितना था, 13.50। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक HCF में कितना अंतर है। तो पहले एलसीएम निकालिए। 24 और 18 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 24 दूना 48, 24 दिया 72। तो एलसीएम तो आ गया हमारा कितना, 72। और HCF कितना हो जाएगा, HCF 18, 6 का मल्टी 6 चौक 24, 6 3 18, यानी कि इसका HCF जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों को घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, और ये हो जाएगा 6, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 66 होगा। अगला देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ये देख रहे हैं, एक सुंदर सा अर्धगोला है। अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1848, और होता कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर। तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई, यानी कि आर स्क्वायर निकालना है, यानी कि आर निकालना है, और आर निकल जाएगा उसका डबल कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, व्यास मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 22/7, अब देखिए 4 1 5, 8 दूनी 16, 16 में से 5 गया 11, यानी कि 11 का मल्टीपल तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 एकम 11, 7 11 छक 66, 4 4 8, 11 8 88, 3 दूनी 6 है ना, 6 दूनी 12, 6 8 48, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7। आर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 28 गुने 7। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके जगह पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7 गुने 4, 7 चौके 28। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28। यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं, और एक 7 तो दिया ही हुआ है, 2 7 बाहर निकल के आएगा, 1 7, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, यानी कि आर का जो वैल्यू निकल के आया वो 14 आया, और इसका व्यास निकालना है तो 14 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो ये समझाने के लिए इतना सारा लिखा जा रहा है, अदरवाइज यहाँ से इतना तो लिखना ही नहीं था। 28 7 है, 7 चौके 28, बस डायरेक्ट यहाँ पे 14 रेडियस आ जाता है। ये तो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है। आगे देखते हैं। एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर रोहिणी को इतने रुपए की, इतने परसेंट की हानि होती है। इतना परसेंट का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है, तो पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, 1729 इंटू 100 अपॉन वट, 30% का लॉस। तो ये हमारा सीपी आ गया। अब इस सीपी में क्या होगा, 116, 16% का लाभ हो रहा है ना, तो 116 बट्टे क्या हो जाएगा, 100। तो यही हमारा पूरा का पूरा, अब जो ये पूरा ये इतना सीपी है, और ये पूरा का पूरा अगर बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा एसपी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 100 से ये 100 खत्म, 7 से देखिए ये कट रहा है, सात एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 7 49, यानी कि ये हो गया 247, और ये आ गया 116, और नीचे में 10 है। तो देख लीजिए, सच्छक 42, 2 यूनिट डिजिट 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सच्छक 42 ये हो जाएगा 2, 4 6 चौक 24, 4 28, 2 6 दूना 12, 2 14, 11 7 77, 7 11 चौक 44, 44 और 6 60 1 61, 6 11 दूना 22, 6 28, 2 8 7 15, 52 देखिए किसका आ रहा है, 55 है, 62 है, 64 है, यहाँ पे 52 आ रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2
और यहाँ पे आ गया 8 7 15 5 4 1 5 1 6 8 1 9, ये हो जाएगा 2 29 65 2 2 8 7 15 4 1 5 1 6 8 1 अच्छा यहाँ पे 11 दूनी 22 और ये रिमाइंडर जो 6 था ना, 6 नहीं होगा, ये 5 होगा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, 11 7 77 का 7 हाथ में 7, 11 चौक 44, 44 और 6 50 और 1 51 का 1, रिमाइंडर 5, 11 दूना 22, 22 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। 2 8 7 15 4 1 5 1 6 7 1, ये हो जाएगा 8। वही मैं कहूँ यहाँ पे 29 कैसे आ रहा है, तो ये आ जाएगा 28 28 652, और यहाँ पर मैं 0 था तो एक अंक से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल 28 65.2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 27 गुने 3, 27 गुने 3 गुने 8 9 6 डिवाइड कीजिएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट आ सकता है, और 6 6 1 36, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। अब यहाँ पे क्या है, 5 25 और 6 6 1 36, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है 31, तो जो छोटा वाला होगा वही लेंगे, 5 और ये 5। अब 54 होगा कि 56 होगा, तो देखिए यहाँ पे 31 36 है, अगर हम 5 का, है ना, 5 5 55 का स्क्वायर करते हैं, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे 55 25 56 30, जब 55 का स्क्वायर करते हैं तो 30 25 ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 54 नहीं होगा, 55 से बड़ा ही होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है 31 36 है, तो 55 के बाद क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, यानी कि 56 हमने निकाला है, 54 होगा या तो 56 होगा, और यहाँ 55 का ही वैल्यू क्या आ रहा है, 30 25 आ रहा है, कॉमन सेंस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा, ये 56 का स्क्वायर है 31 36, क्लियर। और ये बराबर है y प्लस 640 के। यहां से ये कट जाएगा, 14 4 84, और ये हो जाएगा 16 चौका 64, क्लियर। तो 16 3 48, 48 में 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56, 6 8 7 56, देखिए ये जो है, यहाँ पे 27, 16 3 48 गुने 27, तो 48 है और ये 27 है, 8 7 56, 5 7 चौक 28, 2 30, 3 33, 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 1 9 6, तो 1296 आ गया। अब 1296 में से 640 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 6 9 में से 4 गया 5, 12 में से 6 से 12 में से 6 गया 6, तो 656 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साधारण सा सिंपल सा प्रश्न था, बट कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कितना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को अगर फास्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगला है, एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 40% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया था, और ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो 2 वर्ष के बाद पूर्णतया
पर देय मिश्रधन जो है वो 4,544 रुपये अधिक होता है। तो मिश्रधन अगर इतना अधिक होता, कहने का मतलब वो ब्याज की बात कर रहा है। मिश्रधन इतना अधिक होता यानी कि ये ब्याज है, निवेश किया गया मूलधन कितना था। तो देखते हैं, देखिए 40%, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो 5, और ये हो जाएगा 7, ये 5 2 वर्ष की बात हो रही है तो 5 से 7, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 49। और यहाँ पे इसका डिफरेंस 9 में से 5 गया, ये हो जाएगा 4, और 4 में से 2 गया, ये हो गया 24। तो 24 हो गया इंटरेस्ट। निवेश किया गया मूलधन कितना था, हम मूलधन मान लेते हैं। मूलधन क्या रहा होगा, लेट पी इज इक्वल टू वट 100, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है ना, ये इसका ब्याज जो है ये दिया हुआ है। तो हमने माना मूलधन बराबर 100, तो 25 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि ब्याज हमें क्या मिला, इंटरेस्ट 96। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा क्या बोला जा रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक होती तो 40% बराबर क्या हो जाता है, 20%। 20/100, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष है, 6 महीने का कितना स्लॉट जाएगा, 4 स्लॉट बनेगा, 6 महीना 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, यानी कि 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है। तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, फिर 5 से 6, 25 पंचे 125, अपन 25 पंचे 125, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625। 6 1 36, छक्का 216, और 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 36, और 3, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 1296, यानी कि ये आ जाएगा 1296। अब 1296 से 625 घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 671, यानी कि 671 इंटरेस्ट आ गया। अब हमें पता है 625 बराबर हमने क्या मान रखा है, 100। मूलधन क्या माना है, 100, तो 625 का वैल्यू 100 है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/625। तो 671 100/625 हो जाएगा। 25 25 से 625, 25 चौका 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 7 चौक 28, और 6 चौक 24, 25 26, यानी कि 26/84/25। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 25 एकम 25, 1 0, 25 एकम 25, 1 0, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, और 25 अट्ठे 200, तो 25 सत्ते 175, 75 5 80, और 5 80 हो जाएगा, 4 4 8, 25 दिया क्या हो जाएगा, 75 5, देखिए 25 एकम 25, 1 18 में तो जाएगा नहीं, तो 0, तो ये हो गया लास्ट में आपका 184। तो 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175, 75 5 5 4 9, अब ये हो जाएगा 9 0, तो 25 दिया 75, 75 5 80 10 90, यानी कि 1 5 1 5 पे 1 0, 25 150, यानी कि 150, तो 150 25 छक्का 150, यानी कि पूरा 107.36 से ये कट जाएगा। तो एक हमें निकला था यहाँ पे 96 इंटरेस्ट, और दूसरा निकला हमें 107। अब देखिए 107.36 में से 96.00 है ना, यही तो है। 6 3 बराबर 7 में से 6 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, यानी कि यही 11.36 है, क्या है इसके बराबर है, 4544 के बराबर में है, क्योंकि मिश्रधन इतना अधिक है ना। इतना अधिक है कहने का मतलब वो ब्याज की बात कर रहा है। तो अगर ये बराबर इतना है तो हम क्या करेंगे,
जो ये P दिया हुआ है हम 100 निकाल लेंगे, तो 100 बराबर क्या होगा 4544 अपॉन 11.36 है ना, इंटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर। और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 00। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 1 चौके 4, 4 से जा रहा है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 4 3 12 2 14, 1 11 चौक 44 1 45, यानी कि 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 पे 4 0 1 2 3 4। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मोटा मोटा आपको समझा देते हैं जो आखिर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए, पहले तो वार्षिक लग रहा है ब्याज, और दूसरा जो टर्म है वो बोला जा रहा है अर्धवार्षिक। तो वार्षिक रूप में पहले तो हम मान लेते हैं यहाँ पर P बराबर हमारा क्या है 100। 100 मानने से ये हो जाएगा जो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो वार्षिक जब ब्याज होता है, वार्षिक ब्याज लगता है, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट की ही जानकारी दी हुई है, इसलिए हम इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये इंटरेस्ट हो गया। दूसरा जब हम छमाही निकाले, तो छमाही निकालने से ये इसी के बराबर में दे रखा है, छमाही निकालने से हमें ये इंटरेस्ट निकला है ना। और एक दूसरे के इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है यहाँ पे 11.36 निकला, जो कि बराबर है किसके 4544 के। तो 11.36 बराबर इतना है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटे इतना गुने 100, और डेसिमल हटाएंगे तो 00 और आ जाएगा। ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 4 इकाई से करा 1000, यानी कि 40,000 रुपए जो है उसका मूलधन रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एवरेज इतना दिया हुआ है, तो इसको निकाल लीजिए। टोटल कितना हुआ 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि हो गया 92। तीसरी संख्या के साथ तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत जो है ये है, तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। तीन संख्याओं का योग ये है, दो संख्याओं का योग है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, दोनों में से एक दूसरे से घटा दीजिए। 9 में से 2 गया 7, 7 किसका यूनिट डिजिट है, एक ही है ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ये दिया हुआ है। संपूर्ण भूखंड को इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर के तो घास बिछाना है, तो इसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, 10.5 गुने 8 और 15.25 के हिसाब से इसमें पैसा लग रहा है 15 रुपया 25 पैसा के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर है ना। प्रति वर्ग मीटर है, तो हमने एरिया निकाला, एरिया को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। यूनिट डिजिट पे 1 3 5 2 आ रहा है, तो देखिएगा 8 पंचे 40। ठीक है। और देख कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। 25 चौके 100, 25 छक्का 150 और 25 एकम 25, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, 1 एकम 1। अब यहाँ से यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 1 आ गया, मैच कर गया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 61 गुने 21, 61 गुने 21, 61 1281। या तो यूनिट डिजिट को देख करके टिक बढ़ के आगे बढ़ जाइए, या तो पूरा कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। सुनिधि की पिछले 12 महीने के दौरान प्रति महीने औसत आय इतने थी। अब देखिए 12 महीने के दौरान औसत इतना है, तो टोटल कितना होगा, तो 12 शून्य 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 6 30, 3 12 छक 72, 3 75। 12 महीने का ये है, 10 महीने का ये है ना। पहले 10 महीने के दौरान उसकी प्रति औसत इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 58,000। तो पिछले 2 महीने के अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति महीने औसत यानी कि डिफरेंस निकालिए। 15 में से 8 7 15, 6 में से 5 गया 1, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, 2 पंचे 10, 85। देखिए किसका आ रहा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB क्या है, व्यास है, एक सर्कल है,
और ये ए बी क्या है, व्यास है। तो ए बी और ये कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी व्यास है, ए सी डी, यहाँ से ए और सी को इस तरीके से मिला लीजिए, ये ए सी डी ये आपका 35 है। तो बी ए डी पूछा जा रहा है, बी ए डी ये पूछा जा रहा है। अब देखिए व्यास से जब परिधि पे कोई एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो एंगल होती है वो क्या होती है, उन दोनों का सम 180 होता है। तो 9 3 12 इसका जो वैल्यू दे रखा है 125 दे रखा है। जब ये 125 है तो ये कितना होगा, तब 180 हो जाएगा। 125 5 30 और 50 30 80, यानी कि ये हो जाएगा 55। तो इसको तो फिगर पे ही बना लिया गया, आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये 55 125 दोनों को ऐड कीजिएगा तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो एंगल होती है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम उसके एचसीएफ का इतना है। तो हमने लिखा एलसीएम बराबर 35 क्या एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में इतना का अंतर है। एलसीएम और एचसीएफ में इतना का अंतर है। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। इसमें कितना का अंतर है, 238 का अंतर है। एलसीएम बराबर क्या है 35 एचसीएफ, तो यहां हम लिख देते हैं 35 एचसीएफ माइनस एचसीएफ बराबर 238। 35 में से एक घटाइएगा तो कितना होगा 34 एचसीएफ। 238 यहां से एचसीएफ नहीं निकल के आ जाएगा, 2 3 8 बटे 34, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 3 3 17 चौका 68, 2 7 14, यानी कि एचसीएफ निकल के आ गया 7। यदि दोनों संख्याओं में 14 का अंतर है तो संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए संख्याओं का अंतर कितना है 14। संख्याएं क्या हो सकती है, तो उसमें एचसीएफ भी होता है, 7a हो सकता है या 7b हो सकता है, 7a और 7b हो सकता है। देखिए एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम जो निकल के आया 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या। ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इस तरीके से हमने लिखा। एलसीएम बराबर क्या है 35 एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकला है, एचसीएफ निकला है 7, तो ये हो जाएगा 35 गुने 7। और एचसीएफ तो निकला ही है, वो कितना निकला है 7, और बराबर किसके है 7a गुने 7b के। 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, यानी कि ए बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 35 आया। ए और बी का वैल्यू आ गया 35। अब दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है 14 है। तो दो संख्याओं का योग, अब ए और बी कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे जिनका अंतर क्या हो जाए 14 के बराबर में आ जाए। और एचसीएफ भी क्या आना चाहिए, उसका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 35 रख के देखते हैं, तो आप देखेंगे अगर इसका वैल्यू ए के जगह पर 1 रखते हैं और बी के जगह पर 35 रखते हैं तो 7 एकम 7 और 35 सत्ते कितना चला जाएगा, कितना बड़ा नंबर दे देगा। और उसमें से अगर एक दूसरे को घटाइएगा तो क्या 14 अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो 1 35 तो ऐसे ही निकल गया। 7 5 7 और 5 रख के देखते हैं, 7 5 35, और इनका एचसीएफ नंबर ऐसा होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाइड करे, और इन दोनों का एचसीएफ भी क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। अब 7 रखते हैं तो 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये तो सेटिस्फाइड हो गया। अब इन दोनों को अब पूछा क्या जा रहा है, दो संख्याओं का मतलब संख्याएं कौन सी निकली 49 और 35 निकली। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 14,
और इन दोनों का सम 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी कि संख्याओं का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 84 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है, ये नंबर निकालना है। नंबर में देखिए HCF ऑलरेडी रहता है, ठीक है ना, और ये आपका LCM और HCF के जगह पे हमने रख दिया, और AB का वैल्यू हम खुद से निकालेंगे। ठीक है, और नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका HCF 1 हो और मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, 35। 35 से कम 35, तो ये तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आ रहा था, और 7 और 5 ये लिए तो इनका डिफरेंस आ रहा है 14, और दोनों को ऐड करने पे हमारा ये नंबर दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन ने एक दुकान से 3 वस्तुएं खरीदी। ए का मूल्य बी के मूल्य का 2/3 है, यानी कि बी यहाँ पे आएगा। बी को हमने क्या किया, इधर लेके रख दिया, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखने में थोड़ा सा आसान होगा। जबकि सी का मूल्य क्या होगा, बी के मूल्य का 3/4 होगा। बी यहाँ पे लिखा जाता, हमने यहाँ लिख दिया। अब A/B बराबर 2/3 हो गया, C/B बराबर 3/4 हो गया। तो यदि A का मूल्य इतना दिया हुआ है तो C का मूल्य, इसे हम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। A/B/C, AB कितना है 2 3, और B और C ऐसे जाएंगे 4 3 है, ये 4 और 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 3 9, 4 3 12, 4 2 8। A का वैल्यू दे रखा है 88, कितना गुना है, 11 गुना है 88। तो पूछा जा रहा है C का मूल्य, ये भी 11 गुना होगा, 11 नामा 99। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। A और B एक साथ एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, A और B एक काम को 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। B अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा, 60 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 दूना 24, यानी कि इसका आ जाएगा टोटल वर्क 240। 48 12 चौक 48, ये हो जाएगा 5, और 6 चौक 24, ये हो जाएगा 4। क्लियर। तो देखिए बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 4 है। बी का 4 है, तो ए का क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। यहां से ध्यान से समझिएगा, ए और बी एक साथ कार्य करता है 48 दिन में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी कार्य खत्म होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी क्या करता है, कार्य खत्म होने से पहले छोड़ देता है। तो बी कार्य समाप्त होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, इसलिए ए अकेले लास्ट के 15 दिन तक कार्य करेगा। ए की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 1 है। तो टोटल वर्क जो वो करेगा, कितना दिन काम करेगा, 15 दिन काम करेगा, है ना, क्योंकि 15 दिन पहले ये छोड़ देता है। तो 15 गुने 1। अब ये 15 दिन काम कर लिया, कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2/2। अब इन दोनों काम को करने के लिए, मतलब ये जो शेष काम बचा, इनको करने के लिए कौन आएंगे, ए और बी। ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 5, 5 चौके 20, 5 25, यानी कि 45 दिन में क्या होगा, ए और बी मिलकर कार्य करेंगे। 45 दिन तक ए और बी मिलकर काम करेंगे, उसके बाद क्या होता है, बी कार्य छोड़ के चला जाता है। कितना दिन पहले, 15 दिन पहले। ठीक है ना, तो ये चीज। अगला देखते हैं। विमल ने परीक्षा में इतना % अंक हासिल किया और परीक्षा में 10 अंकों से मतलब उत्तीर्ण नहीं हो पाया, अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 52% अंक प्राप्त किए होते, अगर उसने इतना किया होता, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम, यानी कि पासिंग जो मार्क्स है वो पूछा जा रहा है। अब देखिए विमल ने कितना अंक प्राप्त किया है, 46% अंक प्राप्त किया है। अगर उसे 10 अंक और मिल जाता तो वो पास कर जाता। ठीक है, यानी कि 46% और प्लस में अगर 10 जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। क्लियर। लेकिन उसके बाद क्या कहता है, यदि ये पासिंग मार्क्स है 46% और प्लस 10 अंक, ये परसेंटेज में है, ये अंक में है, अगर 10 अंक और मिल जाता है, ऐसे मिला नहीं है, तो वो पास कर जाता है। यदि 52% अंक प्राप्त किया, अब वो 52% अंक प्राप्त किया, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8% अधिक अंक मिल गया। इतना ऐड करेंगे तो पास हो जाएगा।
इसमें से क्या करेंगे, जो अधिक हमारा मिला है उसको अगर घटा देंगे, उसको अगर घटा देते हैं तो हमारा पासिंग मार्क्स नहीं हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स हो गया। क्योंकि कितना मिला है, यदि 52% अंक प्राप्त होते तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते, तो हम 8 को घटा लेते हैं तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 8 गया, क्या हो जाएगा, 10 और 8, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये इधर आ गया, तो क्योंकि ये अंक वाले हैं और ये परसेंटेज वाले को, दोनों को एक तरफ रख लेते हैं। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, और 52 में से 46, 46 4 2 6, 6% बराबर हो गया 18। तो अब यहाँ पे देखिए 6% बराबर 18, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब टोटल मार्क्स जो होगा वो कितने का होगा, 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, तो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो मार्क्स होगा वो 300 का होगा। क्लियर है, तो ये टोटल मार्क्स है। अब उसको पासिंग मार्क्स निकालना है, तो देखिए पासिंग मार्क्स कितना है, 300 का कितना मिल रहा है उसे, 46%, तो हम इसे 46% निकालेंगे। छत्रिक 18, 1 4 3 12 1 13, अभी इतना अंक मिला है लेकिन 10 अंक से वो फेल कर रहा था। अब क्या करेंगे, 10 अंक इसमें जोड़ देंगे, 8 3 1 4 1, 148 अंक जो होगा वो क्या होगा, उसका पासिंग मार्क्स होगा। तो ये चीज समझ में आया, 46% प्लस 10 अगर प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता है। 52% उसे मिला और उसे कितना मिल गया, 8 अधिक अंक मिल गया, तो 8 को घटा लेते हैं और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी होगी, परसेंटेज वाला एक तरफ और अंक वाला एक तरफ। 3 बराबर 1% बराबर 3 के, तो 100%, 100% कहने का मतलब क्या है, उसका जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा, तो टोटल मार्क्स होगा 300। अब 300 में से 46% हासिल किया है, तो 46% हमने निकाला तो 138 निकला, और 10 अंक से फेल हो जा रहा था, 10 अंक हमने उस पे ऐड कर दिया तो वो क्या निकला, 148 मार्क्स उसका पासिंग मार्क्स निकला। अगला देखते हैं, जब किसी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या है कि 1/3 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योगफल 59 हो जाता है। तो x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 54, 4 3 12, x बराबर 4 3 12, 5 3 15 1 16, 162 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न। जब किसी संख्या के 3/4 गुने को, जब किसी संख्या के 3/4 गुने को 126 के 6/4 से घटाया जाता है तो 33 प्राप्त होता है। तो 4 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिये 6, 3 तियाई 9, छत्रिक 18। इसको उठा के इधर ले आइए, ये घट जाएगा, -6, 18 में से 15 3 18 बराबर 3x/4, ये माइनस में है ना, 3x/4, तो इस उधर चला गया। अब 3 पचे 15, 3 दूनी 6, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 1। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिये 6, और ये हो जाएगा 3 तियाई 9, छत्रिक 18, -33, और ये इधर आ गया 3x/4, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, x बराबर ये आ गया। और क्या पूछा जा रहा है, वह संख्या कौन सी है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया, 100 किसी संख्या के 3/4 गुने को
ओहो, यहाँ पे 4 नहीं था, ये 7 था। देख रहे हैं एक लिखने का जो मिस्टेक होता है वो कितना भारी पड़ जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत। देखिए फिर से समझिए इसको। एक संख्या के 3/4 गुने को एक 126 के 6/7 से घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? 33 प्राप्त होता है। अब 7 एकम 7, 7 आठे 56, और ये हो जाएगा 8 छक 48, और ये हो जाएगा 18 छक 78, 108, और ये माइनस हो जाएगा 33, बराबर हो जाएगा 3x/4। 108 में से 3 गया 5, और 10 में से 3 गया 7, बराबर 3x/4। ये हो जाएगा 25 दिया 75, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 100। तो ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया था, 7 की जगह पे 4 हमने लिख दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए डिवाइड में है तो 9 एकम 9, 9 आठे 72 बटा 3, है ना, और 3 छक 18, तो ये हो गया 6, माइनस 49, 7 49 7, यानी कि ये 7, और बटे 7, 7 में 7 खत्म, 1 6 में से 1 गया, कितना है? 5। साधारण सा सिंप्लीफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रतिदिन पूर्वाह्न इतने बजे घर से निकलता है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। रमन प्रतिदिन इतने बजे घर से निकलता है और पूर्वाह्न इतने बजे दफ्तर पहुंच जाता है, ठीक है ना। रमन यहाँ से निकला 7:40 पे और 9:46 पे अपने दफ्तर पहुंच जाता है। टाइम कितना लग रहा है उसे? टाइम टेकन बाय रमन, तो टाइम उसे लग रहा है 6, और 4 में से 4 गया 0, 9 में से 7, 2 घंटा 6 मिनट उसे लग रहा है। क्लियर? 2 घंटा 6 मिनट लग रहा है, कहने का मतलब 2 घंटे में मिनट हो गया 120, 120 और 6 126 मिनट का समय उसे लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 126 मिनट। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमें पता है। टाइम हमें लग रहा है 126 मिनट, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर डी, और चाल की बात करें तो चाल बराबर एस, ये मान लेते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है? पहले पार्ट में कहा गया एक दिन वह पूर्वाह्न 7:40 बजे, यानी कि 7:40 में जैसे ही वो निकलता है घर से निकला, लेकिन 1/4 दूरी, यानी कि दूरी ये रही, इसका 1/4 यानी कि D/4, 1/4 दूरी सामान्य गति, गति हमने माना था s, सामान्य गति 6/7 भाग से, यानी कि 6/7s, ये उसकी दूरी और ये उसका सामान्य चाल। जैसे जैसे बोला गया दूरी का 1/4, यानी कि 1/4 दूरी को सामान्य गति के 6/7 भाग से, और जो शेष अगला पार्ट में है, अगला पार्ट में क्या बोला जा रहा है? शेष दूरी। देखिए d में से d/4 कवर हो चुका है, यहां देखिए d में से d/4 कवर हो चुका, तो बचा कितना? 4d - d/4, यानी कि 3d/4। इस दूरी को जो कवर कर रहा है वो सामान्य गति के 6s/4
5 से तय करता है। क्लियर? तय करता है। तो रमन उस दिन कितने बजे दफ्तर पहुंचा। अब एक एक करके इन सब का समय निकालते हैं। तो इसका समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है d/4 और चाल क्या है 6s/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा और 6s क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7d/6×24s। क्लियर? यहां से T2 निकालेंगे, दूसरे का समय निकालेंगे। तो 3d/4 इंटू 6s/5 है। तो 5 ऊपर और नीचे आ जाएगा 6s। 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा 5d/4 दूनी क्या हो जाएगा 8s हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब दोनों के समय को हम जोड़ लेते हैं। दोनों का के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, यानी कि ये टोटल समय कितना है 126। यही 126 इन दोनों के सम के बराबर में है। तो 126, चलिए पहले दोनों को जोड़ ही लेते हैं। यहाँ पे 7/24 d/s जो है कॉमन ले लेते हैं। 7/24/5/8 ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 24। 7 + 8 × 24, 5 × 15, 15 × 5 = 20, 2 22, 22/24, 2 11/12, यानी कि 11d यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये साथ ही साथ कैलकुलेट हो रहा था। ds ये इसके साथ ही होगा 11d/ क्या 12s। और टोटल जो टाइम था है ना, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। ये था कितना, ये 126 मिनट के बराबर में था। और टोटल टाइम जो निकला है हमें ये निकला है। अब d के जगह पे हम 126s इस तरीके से लिख सकते हैं। d बराबर देखिए ये समय क्या था 126 मिनट बराबर d/s। d के जगह पे हम 126s बराबर d इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 11/12 गुने 126 s/s। s से s खत्म और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23, 231/2 ये हो जाएगा 2 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 115.5 जो होगा ये क्या होगा नया समय होगा। क्या होगा नया समय होगा। दोनों को जोड़े देखिए ये समय था ये भी समय था, दोनों को जोड़ने पर क्या मिला हमें नया समय मिला। और ये जो रखा गया था ना डी का जो रखा गया 126s ये पुराना वाला था। ठीक है, तो यहां से हमें मिला नया समय। नया समय कितना मिला 115.5। 115.5 क्या मिनट, और घंटे में इसे कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा 1 घंटा 55.5 मिनट है ना। 1 घंटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड।
क्योंकि 55.5 मिनट की बात हो रही है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। रमन उस दिन कितने बजे दफ्तर पहुंचा? तो ये जो टाइमिंग है 7:40, ये जो टाइम है 7:40 पे जो वो निकल रहा है, इसमें ऐड कर दीजिए 7:40 में 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकेंड ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। और ये हो जाएगा 549 यानी कि 95, 95 में से 60 घटाइएगा तो 1 घंटा, 1 घंटा निकल के इसमें चला जाएगा तो 7 1 8 1 9, 9 बज जाएगा। और यहाँ पर 1 घंटा, क्योंकि 60 + 35 95 है, तो यहाँ पर ये 35 रह जाएगा मिनट, और 1 घंटा इधर चला जाएगा। तो 7 1 8, 8 बज रहा था, तो अब कितना बजेगा? 9 बजेगा। 9:35 30 सेकेंड में वो क्या होगा? ऑफिस पहुंचेगा। तो नया वाला जो समय है ये लगेगा, न्यू टाइम। वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं फिर से इसको समझा देता हूं कैसे कैसे क्या है। देखिए 7:40 में ऑफिस दफ्तर से, ये घर से निकलता है, और 9:46 में वो दफ्तर पहुंच जाता है। टोटल टाइम लगता है 2 घंटा 6 मिनट। इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 126 मिनट। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमने माना d, चाल माना s। देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है और तेजी से कर पाते हैं कैलकुलेशन, तो ही इस क्वेश्चन को टच कीजिए। अदरवाइज एक आध क्वेश्चन स्किप करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। पेपर में इतना डिटेल में बनाना और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत चैलेंजिंग होगा। पता लगा एक क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में 4-5 क्वेश्चन और छूट गया, ठीक है ना। तो मेरा ये सजेशन है, ऐसे प्रश्नों को स्किप किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बोला गया, दूरी का 1/4 सामान्य चाल के 6/7 में वो कवर करता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस तरीके से दूरी बटे चाल, देखिए 7/6 s से क्यों गुना करना पड़ा? क्योंकि d/4 अपॉन में 6s/7 आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 6s नीचे आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया, सेकंड वाले से ये आ गया, दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? 111.5। दोनों को ऐड करेंगे 11.5, 115.5 हमें क्या मिलेगा? मिनट समय मिलेगा, नया समय मिलेगा। और ये जो मिनट है इसको हमने 1 घंटा 55.5 यानी कि घंटा और मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 55.5 मिनट कहने का मतलब 30 सेकेंड, 55.5 यानी 55 मिनट 30 सेकेंड, तो 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकेंड। और 7:40 में वो जनरली निकल रहा है, तो अब जो नया समय उसे लगेगा वो कितना लगेगा? इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड ही रहेगा। 55 में 40 ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा। 95 में से 60 निकाल दीजिए, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटा निकल के इधर चला जाएगा, तो जो 8 बजे पहुंच रहा था अब वो 9 बजे पहुंचेगा, है ना। 9 बजकर, अब यहाँ पे 35 रह गया, 90 में से 60 घटाइएगा तो 35, तो ये हो जाएगा 9:35 30 सेकेंड में वो ऑफिस पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? देखिए 9 की विभाज्यता का नियम है, अगर कोई संख्या, जो संख्या दिया हुआ है उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है, कहने का मतलब वो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल होगी। तो एक एक करके देखते हैं। 5 4 9 3 12, 12 8 20 1, अच्छा 9 से विभाज्य नहीं है ना। तो देखिए 5 4 9 9 3 12 8 20 1 21, क्या 21 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो हमको तो लगता है पहला ही जो ऑप्शन है ये कट जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। 9 4 13 1 14, 14 4 18, 9 का डिविजिबल है। 5 3 8 2 10 5 15 3 18, ये भी। 7 दूना 14, 14 6 14 6 20 2 22, 22 और 5 27, 9 3 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला आप देखते हैं आधार का व्यास, है ना, आधार का व्यास कुछ इस तरीके से है, 10 है, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा 5, और ऊंचाई है 12, है ना, ऊंचाई है 12 वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है ना, ये तंबू है। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में अतिरिक्त 10% कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल कितना है 5, 12 ट्रिपलेट क्या होता है 13, ये 13 हो गया, तो ये हो गया 13, 13 पचे 65 पाई, और कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है 10% एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, तो 10 दाएँ की 100, यानी कि 10 एक 11/10, 11 पचे 55, 5 11 छक 66, 66 और 4 70, 1 71/10, ये पाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसलिए एक अंक से पहले डेसिमल, यानी कि 71.5 पाई हो जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का पाई आर एल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 29.5% जो है वो कितना है 0.59 है। यहाँ से हटाएंगे इसको तो ये आएगा, ये जीरो खत्म, x बराबर 59/2 डेसिमल हटाएंगे 0, 590/295, 590, देखिए यहाँ पे अगर 300 रहता तो यहाँ ऊपर में क्या होता 600 होता, तो 300 में 5 का कमी है, और दुगुना करेंगे तो क्या हो जाए 10 का कमी है, तो ये 2 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, तो 9.99 है, तो कहने का मतलब 10 है, 10 के पावर में 3.001 है, यानी कि 10 के पावर में 3, 10 दाएं की 100 दाएं की 1000, 5 के पावर में 2.99 है, यानी कि 5 के पावर में 3 है, तो बचो 25 पंचे, ये हो जाएगा 125, प्लस 4.997 यानी कि 5 होगा, ये टोटल हो गया 1005, इसमें से 125 घटा दीजिए, 15 में से 8 7, ये 25 है, ये 25 है, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 80 देखिए किसका आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 5, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8। अगला प्रश्न देखते हैं, साइन 2x, है ना, साइन 2x इतना 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 दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू, तो सबका हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 2x कॉस 60 बराबर क्या होता है, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। सबका एलसीएम ले लेंगे, ये देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा √3 प्लस व्हाट √3, ये हो जाएगा 2√3/4, 2 दूनी 4, है ना, तो √3/2। अब साइन साइन यहाँ पे 2x है ना, यहाँ पे साइन 2x, साइन 2x और साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन से साइन खत्म, यहाँ से 2x का वैल्यू आ गया 60, x का वैल्यू आ गया 30। अब यहाँ x का वैल्यू 30 रखेंगे तो tan 30 का होता है 1/√3, सेक 30 cos 30 का याद कीजिए, cos 30 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा √3 और 2 1 ऊपर में 3 आ जाएगा, और 3 को आप √3 इंटू √3 ऐसे लिखते हैं, और ये हो जाएगा √3 से √3 खत्म, आंसर क्या आ जाएगा √3। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 की जगह पे आप ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटे
साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस खत्म, क्लियर। और यहाँ पे 1 के जगह पे ये लिखा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, प्लस कॉस, ये वाला कॉस स्क्वायर तो लिखना ही भूल गए। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, यहाँ पर में ये 1 है तो 1 अपॉन ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। साइन कितना का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन क्या होता है 45 डिग्री, साइन से साइन खत्म, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू होता है 1 कॉसेक 45, टेन 45 का 1 तो 1, और यहाँ पर मैं कॉसेक 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, तो 2 एक क्या हो जाएगा 3। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या ऐसी होती है जिनके अंकों का गुणनफल ये है। मान लीजिए 2 अंकों की धनात्मक संख्या वो x और y होगा और उसका गुणनफल कितना है 24 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को आप लिखते कैसे हैं, 10x प्लस वाई, इसी तरीके से लिखते हैं। जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का परस्पर स्थान बदल जाता है। दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम धनात्मक संख्या घटाई जाती है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और उनके अंकों में 18 अगर जोड़ते हैं तो उनका अंक जो है पलटने के बाद मतलब उसके बराबर में आता है, तो अंकों का स्थान परस्पर क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर में हम क्या करते हैं, एक 4 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं, 4 छक 24, एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 8, 8 त्रिक 24, 1 गुने 24 क्या ले सकते हैं क्या, 1 और 24, 24 और 1 कैसे लेंगे, ये 2 अंक का है तो 1 अंक का है तो ये भी नहीं होगा। 2 गुने 12, 2 गुने 12 ले सकते हैं क्या, ये 12 है 2 अंक का है और ये 1 अंक का है, ये भी नहीं होगा। तो एक एक अंक के हमें संख्या लेने, और तो कोई संख्या हो नहीं सकता है। 6, 4 और 6, 3 और 8 हो गया। अब एक एक करके रखेंगे। जब देखिए 2 अंक की संख्या बनाना है तो 10 चौक यहाँ पे रखेंगे, 10 चौक 40 और 40 और ये y के जगह पर 6 रखेंगे, तो 10 चौक 40 और 40 और 6 ये हो जाएगा 1 अंक 46। दूसरे, अब देखिए x की जगह पे 4 रखा, अब x की जगह पे हम क्या रखते हैं 6 रखते हैं, या तो 4 6 रख सकते हैं या तो 6 4 रख सकते हैं, यही तो पॉसिबिलिटी होगी ना। तो 10 चौक 40 और 40 6 46। उसके बाद क्या करेंगे 6 रखेंगे तो 10 छक 60 और y की जगह पे 4 रखेंगे तो 60 4 ये हो जाएगा 64। उसी तरीके से 10 या 30 और 30 और 8 कितना हो जाएगा 38। फिर उसके बाद 10 8 80, 80 और y की जगह पे 3 रखेंगे तो 80 3 83। अब एक 46 अंक मिला, एक 64, एक 38, एक 83 मिला। अब संख्या में एक एक करके 18 जोड़ते हैं, तो पहले 46 में क्या करते हैं 18 जोड़ लेते हैं, 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 4 1 5 1 6। तो अंकों का परस्पर स्थान बदल जाता है, यानी कि 4 6 है तो 6 4 हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया। 46 यही सेटिस्फाइड कर गया, तो संख्या तो हमें मिल गया। अब वो संख्या ढूंढना है जो कौन सी संख्या ऐसी है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी घटाई जाए जिससे कि जो नंबर हमें मिलेगा वो एक क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा, है ना। दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। और भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई दूसरा नंबर भी सेटिस्फाइड कर जाए। इसमें अगर 18 जोड़ते हैं तो क्या आता है 8 4 12, 8 4 12, 1 6 1 7 1 8, ये 6 4 है, ये 8 2 है, ये नहीं हुआ। इसमें 18 जोड़ते हैं 8 8 16 का 6, हाथ में 1 3 1 4 1 5, ये 3 8 है, ये 5 6 है, ये नहीं होगा। 18 जोड़ते हैं 8 3 11 1 8 1 9 1 10,
ये 8 3 है, ये 101 है, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि मतलब नंबर हमें मिल चुका है 46। अब 46 में एक एक करके न्यूनतम संख्या घटाते हैं। ये है 46, पहले 0 तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 8 घटाते हैं, 46 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 38। क्या 38 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। अब घटाएंगे 10, 46 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 36। जी बिल्कुल, 6 का स्क्वायर है 36, तो वो संख्या न्यूनतम कौन सी होगी? 10 वो न्यूनतम संख्या होगी जिसको घटाने पे हमें क्या मिलेगा? एक वर्ग संख्या मिलेगी, यानी कि वर्ग मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वृत्त आरेख विभिन्न राज्यों में एक विशेष वर्ष में दर्ज किए गए अपराध के मामलों को प्रदर्शित करता है, प्रतिशत को दर्शाता है। यदि उस वर्ष राज्य ए, यानी कि जिसका कि यहाँ दे रखा है 14% में अपराध का मामला, यानी कि 14% का वैल्यू दे रखा है 672, तो कहता है सी और एफ में दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है? सी का है 12, एफ का है 30, 30 10 40 2 42, ये हो गया 42%। अब आप देखिए ये 3 गुना है, इसको भी 3 गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, लास्ट में 6 किसका आ रहा है? एक ही ऑप्शन है, 3 दूना 6, 7 21, छत्रिक 18 1, छत्रिक 18 और 2 20, यानी कि 2016 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये टोटल 37 प्रश्न थे इस शिफ्ट के। सारे के सारे कुछ एक काठे क्वेश्चन को छोड़ करके बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे। पेपर आसान था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस आने वाले समय में जो भी रेलवे का एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी हो, अभी एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन भी आ गया है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अगर आपका कमांड होगा तो ही आप अच्छे से किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।